मालदीव पर जब भी संकट आया, भारत हमेशा तैयार रहा, चाहे वो 1988 हो या फिर 2014 हो, 18 हो या फिर कोरोना का समय। मालदीव के लोग जब प्यास से तड़प रहे थे तो सबसे पहले भारत ने पानी पहुंचाया था। ऐसा ही एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस, जो 1988 में हुआ था। आज मालदीव भले ही भारत के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो या वहां के मंत्री बेफजूल के बयान दे रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने इतिहास को पढ़ा है या वो इतिहास पढ़ के भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब उसके ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, तब तक भारत चट्टान की तरह अपने दोस्त की हिफाजत करने में कभी पीछे नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आज हम उसी ऑपरेशन कैक्टस की कहानी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि किस तरह 1988 में जब वहां की सत्ता बदलने के लिए एक नकाबपोश बदमाश माले की सड़कों पर घूमने लगे थे और मालदीव की सरकार नींद में सो रही थी, उस वक्त भारत ने स्टेप उठाया था और वहां का सत्ता का जो संघर्ष था उसमें भारत ने किस तरह मदद की थी और कैसे वहां से छुटकारा दिलाया था, उस पूरे संघर्ष की दास्तां, ऑपरेशन कैक्टस की कहानी आज मैं यहां पर आपसे जिक्र करूंगा। तारीख थी 3 नवंबर और साल था 1988। मालदीव के खूबसूरत समुद्री तटों पर समंदर हर रोज की तरह अठखेलिया कर रहा था। नीले समंदर और सफेद बीच के लिए मशहूर मालदीव की नींद अचानक गोलियों की आवाज से खुली। राजधानी माले की सड़कों पर नकाबपोश खुलेआम घूम रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। उन नकाबपोशों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। कुछ ही समय में माले से दुनिया भर में फोन जाने लगे। उसमें से एक नंबर घुमाया गया भारत के लिए, जो घनघनाया सीधे विदेश मंत्रालय में मालदीव डेस्क के इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास। कुछ ही देर में राजधानी हरकत में आ गई। मालदीव संकट में था। तख्ता पलट की कोशिशें वहां पर शुरू हो चुकी थी। मालदीव को अंग्रेजों से 1965 में आजादी मिली। इसके करीब 3 साल के बाद एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने 850 साल पुरानी राजशाही का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुना था। इब्राहिम नसीर यहां के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नसीर को यह जिम्मेदारी दी थी वो टूटने लगी थी। राजनीतिक विवाद और फिर आर्थिक मसलों ने इतना बड़ा रूप लिया कि नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। मामून अब्दुल गयूम बने देश के दूसरे राष्ट्रपति। नसीर देश से तो चले गए, पर यहां पर उनका कब्जा नहीं गया। गयूम ने 1978 में गद्दी संभाली। इसके 2 साल बाद ही उनका तख्ता पलट करने की असफल कोशिश हुई। 1983 में विद्रोही एक बार फिर खड़े हुए, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन 5 साल बाद विद्रोही पूरी तैयारी से आए। इसके पीछे 2 किरदार प्रमुख थे। श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी कि प्लोट का नेता माहेश्वरन और एक कारोबारी अब्दुल्ला लतुफी। इब्राहिम नसीर का पुराना सहयोगी था लतुफी, जबकि माहेश्वरन कभी लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। लतुफी मालदीव का ही नागरिक था और श्रीलंका में कारोबार करता था। लतुफी और माहेश्वरन को क्या लालच दिया गया था, इसको लेकर एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कहती है कि लतुफी को उग्रवादियों ने राष्ट्रपति बनाने का लालच दिया था। बदले में उग्रवादियों को मिलता पूरा देश, जहां वे ड्रग्स, गोल्ड और हथियारों का धंधा कर सकते। यह भी बताया जाता है कि माहेश्वरन को मोटी रकम ऑफर हुई थी, साथ ही उसे हथियारों की तस्करी के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी यहां से मिल जाता। 3 नवंबर 1988 से महज 2 दिन पहले 1 तारीख को लतुफी और हथियारबंद उग्रवादियों ने मछली पकड़ने वाली 2 बोट का अपहरण कर लिया। इसी में सवार होकर वो माले की ओर चल पड़े। 3 नवंबर को तड़के पर्यटक के रूप में पहुंचे इन घुसपैठियों ने मालदीव की राजधानी पर 2 तरफ से हमला बोला। एक गुट रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर की ओर बढ़ा, दूसरा गुट राष्ट्रपति की तलाश में निकला। इंडियन आर्मी में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर
विनोद भाटिया ने बताया कि ये उग्रवादी सीधे एनएसएस के हेडक्वार्टर जा थमके थे। तब यहीं पर मालदीव की मुख्य सुरक्षा एजेंसी भी थी। राष्ट्रपति गयूम तक जैसे ही खतरे की आहट पहुंची, वह एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। उनकी ओर से पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने कहा कि वे मदद करने की हालत में नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सीधे दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत यह खबर सुनते ही तैयार हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपने गृह मंत्री पी चिदंबरम को एनएसजी भेजने को कहा, लेकिन वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सूरी को उनके सहयोगियों ने फीड दिया कि इस ऑपरेशन में वायुसेना की भी जरूरत पड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल वीएन सिंह ने पीएम को भरोसा दिलाया कि पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। सबसे सटीक इस ऑपरेशन के लिए आगरा में तैनात 50 पैरा ब्रिगेड को यह जिम्मेदारी दी गई। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियन थी, 3, 6 और 7 पैरा। उन्होंने 6 पैरा को लीड बटालियन के रूप में चुना और 3 पैरा को बैकअप के रूप में रखा। भारतीय सेना को पहली बार ऐसा टास्क मिला था। उसे ऑपरेशन की तैयारी के साथ मालदीव के बारे में पूरी जानकारी भी जुटानी थी। संयोग से मालदीव में राजदूत रहे एनके बनर्जी उस समय दिल्ली में थे। वे शाम 4 बजे तक आगरा पहुंच गए। अभियान की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन उनके पास मालदीव का मैप नहीं था। एक कॉफी टेबल बुक, कुछ टूरिस्ट मैप से जानकारी जुटाई गई। पहले प्लान बना कि प्लेन से पैराडॉपिंग की जाएगी, यानी जवान कूदेंगे। 50 पैरा के एक पूर्व कमांडर ने इस बारे में राय मांगी और उन्होंने इस पालन को तुरंत ही खारिज कर दिया। वजह, मालदीव में द्वीप बहुत छोटे छोटे हैं। पैरा ड्रॉपिंग करने से हवा जवानों को लक्ष्य से कहीं दूर भी ले जा सकती थी। तय हुआ कि वहां पर लैंड किया जाएगा। कुछ ही घंटे में 2 विमान मालदीव के लिए उड़ान भरते हैं। जवानों ने खुले आसमान से नीचे हिंद महासागर में झांका। साफ पानी में कोरल लीव्स किसी कैक्टस की तरह नजर आ रहे थे। यहीं से नाम आया ऑपरेशन कैक्टस। उस 5 घंटे की यात्रा में ही ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई। जवानों के पास 70 से 80 पैराशूट थे। प्लानिंग की जरूरत पड़ने से पहले पैराट्रूपर्स जाएंगे, एयरपोर्ट कैप्चर करेंगे, इसके बाद विमान उतारा जाएगा। किस्मत से हलुले एयरपोर्ट उग्रवादियों के कब्जे में नहीं था। भारतीय विमानों के यहां लैंड करने तक रात हो चुकी थी। 2 टीमें बनाई गई। एक को एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना था, जबकि दूसरे को माले को आजाद कराना और मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित बचाना, लेकर आना था। लोकल बोट्स में सवार होकर भारतीय जवान निकल पड़े। माले पहुंची टीम भी 2 हिस्सों में बट गई। एक निकली राष्ट्रपति की तलाश में और दूसरी उग्रवादियों की। आधी रात तक माले का मुख्य तट सिक्योर हो चुका था। भारतीय जवान सावधानी से एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर उनका उग्रवादियों से सामना भी हुआ, जिसमें जवानों ने जीत मिली। रात 2:15 बजे एक टीम राष्ट्रपति तक पहुंच गई और इसके 2 घंटे बाद यानी कि 4 नवंबर की सुबह 4:15 बजे यह खबर पीएम राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई। एक रात में पूरी कहानी बदल गई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उग्रवादियों को जब लगा कि वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक जहाज को बंधक बनाया और उससे भागने की कोशिश करने लगे। उग्रवादियों ने कई नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसमें मालदीव के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनकी पत्नी भी थे। इस जहाज ने जैसे ही पोर्ट छोड़ा, भारतीय सेना को भनक लग गई। इस पर गोलियां दागे जाने लगी, रॉकेट छोड़े गए, लेकिन जहाज फायरिंग रेंज से बाहर निकल चुका था। यह जहाज था मालदीव की सरकारी शिपिंग कंपनी का। इसका नाम था एमवी प्रोग्रेस लाइट और इसके कप्तान थे जयदेवन। उग्रवादियों ने उन्हें धमकाया कि अगर वह उनके कहे मुताबिक नहीं चले तो उनको मार दिया जाएगा। 70 से 80 उग्रवादियों को लेकर एमवी प्रोग्रेस समुद्र की लहरों पर दौड़ने लगा। उसका पहला ठिकाना था सुमात्रा, लेकिन इस बीच उग्रवादियों और श्रीलंका की सरकार के बीच बातचीत हुई और जहाज को श्रीलंका के पश्चिमी तट पर लाने की सहमति बनी। लेकिन कैप्टन जयदेवन ने भांप लिया था कि उनका पीछा किया जा रहा था। उग्रवादियों के पीछे लगे हुए थे भारतीय नौसेना के आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा। इस बीच नई दिल्ली की खुफिया रिपोर्ट मिली कि श्रीलंका इस जहाज को अपनी सीमा पर घुसते ही डुबो देगा। उसके लिए इतना ही काफी था कि जहाज पर तमिल उग्रवादी सवार थे। इस सूचना ने भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि इससे कई मासूमों की जान भी चली जाती। तो पीछा करने के
साथ साथ उग्रवादियों से बातचीत भी चलती रही। उग्रवादी हालांकि आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। 6 नवंबर को बातचीत का आखिरी दौर था। श्रीलंका करीब था और उग्रवादी बातों से मान नहीं रहे थे। ऐसे में 7 नवंबर की सुबह आखिरी रास्ता अपनाया गया, MV प्रोग्रेस लाइट पर फायरिंग। इसमें कई उग्रवादी मारे गए। क्रॉस फायरिंग में कुछ क्रू मेंबर्स की भी जान गई। मालदीव के मंत्री के पैर में गोली लगी। बाद में उनका भारत में इलाज भी हुआ। जो उग्रवादी बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त MV प्रोग्रेस को हमेशा के लिए समुद्र में ही डुबो दिया गया। इस आखिरी जंग के साथ मालदीव पूरी तरह सुरक्षित था। राष्ट्रपति गयूम के आग्रह पर इंडियन आर्मी करीब 1 साल तक वहां रही ताकि फिर कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर न देख सके। MV प्रोग्रेस लाइट के कैप्टन जयदेवन को खुद रक्षा मंत्री PV नरसिम्हा राव ने फोन किया और उनकी तारीफ की, लेकिन साथ में सलाह दी कि वह इस मामले में किसी से कुछ ना बोले। समुद्र में चले सैन्य ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी सरकार नहीं चाहती थी कि बाहर आए। जयदेवन ने लंबे समय तक इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। आज हम इस कहानी को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन कैक्टस को जब पूरी दुनिया ने मालदीव की मदद करने को मना कर दिया था, उस वक्त हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपनी सेना भेजने का फैसला किया था, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने दुनिया के कई देशों को इत्तला किया था कि हम संकट में हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन जवाब में जब मैसेज किसी ने कहा कि हम कर नहीं सकते, किसी ने कहा कि हम देश के अंदर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन भारत और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तुरंत तैयार हुए, रोड मैप तैयार हुआ, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि इस कहानी को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। हमारे NSG जवान कमांडो ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के राष्ट्रपति और वहां के तख्ता पलट को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। आज इस कहानी को बताने का मकसद यह है कि शायद इस कहानी को मालदीव के वो राष्ट्रपति भी सुने या पढ़े जो आज भारत के खिलाफ अनर्गल बातचीत कर सकते हैं। उनका किसी व्यक्ति, किसी संस्था को लेकर विद्रोह हो सकता है, लेकिन भारत को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की वो नागवार गुजरी और उसी का कारण है कि आज भारत और मालदीव के संबंधों में कड़वाहट का दौर गुजर रहा है। और उसी का कारण है कि आज हजारों भारतीयों ने मालदीव का घूमने जाने का अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।